चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। कई विभागों में मंत्री बैठक में शामिल। कई विभागों की खरीद को दी जाएगी मंजूरी। हरियाणा में अग्निवीरों को पूरी तरह से एडजस्ट करने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध पर सरकार का बड़ा प्रस्ताव। अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव। गन कल्चर वाले गानों पर सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। हरियाणा सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट का गाना बैन। तड़के पावेगी लाश नहर में गाने को साइबर सेल ने यूट्यूब से हटाया। सिंगर मासूम शर्मा ने इस गाने पर उठाए थे सवाल। पंचकुला के पिंजौर में गैस कटर से एटीएम काटकर कैश की चोरी। चोरों ने एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल छिड़का। स्विफ्ट गाड़ी पर सवार होकर आए थे चोर। बठिंडा काउंटर इंटेलिजेंस ने गैंगस्टर नीरज चस्का के भाई पवन गुप्ता को किया गिरफ्तार। 32 बोर के पिस्तौल और कारतूस बरामद। पहले से ही जेल में बंद है गैंगस्टर नीरज चस्का। ग्लोबल टैरिफ वॉर से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार। बाजार खुलते ही 3000 पॉइंट से भी ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स। निफ्टी में भी करीब 1000 अंकों की गिरावट। इस बार हरियाणा के सोनीपत में नहीं लगेगा राष्ट्रीय कुश्ती शिविर। पहलवानों और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच विवाद के बाद शिविर को पुणे या लखनऊ में आयोजित करने की सिफारिश। महिला पहलवानों के लिए गुजरात के गांधीनगर में शिविर आयोजित करने की योजना। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की तरफ। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होने जा रही है। सेक्टर 3 के हरियाणा निवास में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक करवाई जाएगी। बैठक में कई विभागों, कई डिपार्टमेंट से मंत्री भी शामिल होंगे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा समेत अन्य मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। कई विभागों की खरीद को भी मंजूरी इस दौरान दी जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित धुदानी फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। अंकित, ये बैठक लगातार चल रही है, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का, मीटिंग का? ये बैठक लगभग महीने में एक बार होती है और उसके दौरान जो हाई पावर परचेज जो होनी होती है, हरियाणा सरकार की जो अलग अलग विभागों की परचेज होनी होती है, तो उसको लेकर के मंजूरी दी जाती है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी 11 बजे ये बैठक शुरू हुई है और जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, वो चाहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा की बात करें, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की बात करें या सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा की बात करें, वो सभी लोग इस बैठक के अंदर शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और जिस मंत्री का जो विभाग की खरीद होती है उसका एजेंडा होता है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो बिडर्स आते हैं उनसे कहीं ना कहीं मोल भाव करने का काम किया जाता है और हरियाणा सरकार कम से कम पैसे के अंदर अच्छी से अच्छी चीज खरीद सके, तो इसलिए ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती है और लंबी ये बैठक चलती है। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई है। लगभग हर जो बैठक है वो 5 से 6 घंटे ये बैठक चलती है, क्योंकि सभी को सुनना होता है और उसके बाद मोल भाव करने होते हैं। तो अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है और अभी लंबी ये बैठक चलने वाली है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बैठक 11 बजे शुरू हो चुकी है। 4 से 5 घंटे ये पूरी बैठक चलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही ये बैठक हो रही है। हरियाणा में अग्निवीरों को पूरी तरह से एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध पर सरकार ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया गया। हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। किन किन विभागों में, किन किन डिपार्टमेंट्स में अग्निवीरों को एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। बाकी बचे अग्निवीरों को किस तरह से नौकरी दी जाएगी। हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को 20% आरक्षण रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, खनन गार्ड में 10% आरक्षण का फैसला लिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। हरियाणा से अब तक 5130 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं सेना में। अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण पर बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से जानकारी दी जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित धुदानी फोन लाइन पे जुड़े हैं। अंकित, इस प्रस्ताव को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अग्निवीर जो रिटायर होके आएंगे
रिटायरमेंट के बाद उनको एडजस्ट करने का पूरा प्रोसेस बनाया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अग्निवीरों को लेकर के जब ये नई स्कीम शुरू की थी भारत सरकार ने, तो कहीं ना कहीं सवाल उठे थे और वो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका भविष्य क्या रहेगा। हालांकि हरियाणा सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि 10% आरक्षण की बात वो पहले कह चुकी है कि जब भी वो आएंगे तो 10% आरक्षण जो है वो हरियाणा पुलिस कहें या फॉरेस्ट गार्ड कहें या दूसरे जो महकमे हैं उनके अंदर उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को चिट्ठी लिख करके 20% इसको बढ़ाने के लिए आग्रह किया था और कहीं ना कहीं उसको मंजूरी भी अब मुख्यमंत्री की ओर से दे दी गई है। लेकिन उसका प्रस्ताव जो मौखिक रूप से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब उसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है और प्रस्ताव तैयार होने के बाद वो कैबिनेट के अंदर वो प्रस्ताव आएगा और उसमें पूरी डिटेल्स होंगी कि क्या क्या किस किस विभाग के अंदर उनको एडजस्ट किया जाएगा और तब जाकर के कहीं ना कहीं वो मूर्त रूप लेगी और 2026 के अंदर जब अग्निवीरों का पहला बैच जो है वो लौट करके वापिस आएगा, क्योंकि 4 साल का ये कार्यकाल होता है, तो जब लौट करके वापिस आएगा तो उस समय ये आरक्षण का लाभ उन्हें मिल पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे उनको एडजस्ट किस तरीके से करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसको लेकर पूरी रणनीति जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है। गन कल्चर वाले गानों पर सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हरियाणा सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट का गाना बैन प्रशासन की तरफ से किया गया है। तड़के पावेगी लाश नहर में गाने पर बैन लगा दिया गया है। अपने ही ओएसडी और सिंगर गजेंद्र फोगाट का गाना बैन कर दिया गया है। से पढ़े थे ये मैंने तो बाकी ये स्कूल से बाहर से कितने बच्चे आए? लगभग ज्यादातर बाहर से बच्चे आए हैं। तो प्राइवेट स्कूलों से कितने बच्चे हैं? प्राइवेट में तो इतने सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए हैं? प्राइवेट स्कूल एक बार फिर से हाथ उठा के बताओ, कितने बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे पहले? बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे। तो किसने कहा फिर आपको? उनकी क्या कि थे आना पेरेंट्स ने? ऑलरेडी पढ़ते थे स्कूल ऑफ एमिनेंस सीनियर्स ने उन्होंने किया कि काफी ज्यादा बदलाव आया स्कूल में, तो हमें भी लगना चाहिए। ओके, और फिर फीस भी नहीं होनी, तो फीस भी बहुत ज्यादा होनी है। अभी आपके बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल ऑफ, भाई कैमरा थोड़ा सा, आपके बहुत सारे बच्चे जो कलीग्स थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो वहीं पढ़ रहे होंगे, तो उनकी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में आपको कभी लगता है कि यार क्यों आ गए गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं सर, यहाँ पे हमें सब कुछ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए भी। जैसे जब आप कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज में चाहिए हमें सोचना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल में जाके कि हम घर जाएंगे और वहाँ पे फोन में चेक करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। अब बैनर मिल के हम वहीं पे सब कुछ कर लेते हैं और लैब भी होगी तो सब कुछ। तो ये तो अदरवाइज हो गया कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे रह गए उनको लगता होगा कि हम क्यों नहीं आ गए इसमें। इज दैट सो? वेरी नाइस, गुड। तो क्या क्या बनना चाहते हो आप लोग 12th के बाद? क्या करना चाहते हो? क्विकली बताओ, क्या क्या करना चाहते हो? बैठे बैठे बताओ, क्विक आंसर्स। नीट, प्रोफेसर, तो टीचर, ये जिन बच्चों को पढ़ाएगी उनको कॉलेज में आप पढ़ाओगे। चेन बनी हुई है मैडम। और पढ़ लिख के क्या बनोगे फिर? चलो ये स्कूल पे पढ़ा देगी, आप कॉलेज में पढ़ा दोगे, फिर पढ़ लिख के क्या बनना है? क्या बनना, क्या करना है? कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। वेरी नाइस। डॉक्टर, डॉक्टर बताओ इधर कौन कौन लोग क्या बनना चाहते हैं? हाँ, टीचर, टीचर, डॉक्टर, एरोस्पेस इंजीनियर, फार्मासिस्ट। वाह, बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना सरकार ने, मान साहब ने, एक सीएम साहब ने एक फैसला लिया है। आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। कई सारे लोग ना बच्चों को कवर करके खड़े हैं। सीएम साहब के और बच्चों के बीच में जो लोग आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छे लोग हैं पर ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी ठीक है ना? हाँ, लोग अच्छे हैं पर काम ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी ठीक है। तो आपने सुना सीएम साहब ने एक अनाउंसमेंट किया
कि आईएएस ऑफिसर्स आपके स्कूल में आएंगे एमिनेंस में। और बात हरियाणा की। इस बार हरियाणा के सोनीपत में नहीं लगेगा राष्ट्रीय कुश्ती शिविर। पहलवानों और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर विवाद के बाद इस फैसले को लिया गया है। पुणे या लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर लगाने की सिफारिश की गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण को 2 प्रपोजल्स भेजे हैं। गुजरात के गांधीनगर में महिला पहलवानों के लिए शिविर लगाने की योजना बनाई गई है। 10 अप्रैल से शिविर लगाने की तैयारी की जा रही है। खिलाड़ी अप्रैल, मई और जून में अभ्यास के दौरान मंगोलिया और हंगरी में रैंकिंग श्रृंखला देखेंगे। अब बात गुरुग्राम की। गुरुग्राम में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर कूड़े का पहाड़ देखने को मिला। कूड़े का पहाड़ बना है लोगों के सिर का दर्द। रोजाना ही गुरुग्राम और फरीदाबाद का कूड़ा यहां पे पहुंचता है। जुलाई 2025 तक कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का टारगेट जो है बनाया जा रहा है। निगम ने 2 निजी एजेंसियों को ये जिम्मा काम सौंपा है। कूड़ा निस्तारण का काम सौंपा गया है एजेंसियों को। बंधवाड़ी में फिलहाल 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बता दें कि 2 निजी एजेंसियों के साथ अनुबंध व्यवस्था के तहत 3 जुलाई 2025 तक पुराने कूड़े का निस्तारण का काम पूरा करना है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा लाइव जुड़े हुए ने। धर्मवीर, जानना चाहेंगे कि ये कूड़े का डंप, इसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए अब जो जिम्मा है 2 निजी कंपनियों को सौंपा गया है। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम का जो बंधवाड़ी का जो ये इलाका है, जहां पर ये एक तरह से लैंडफिल जो साइट बनाई गई है, जहां कूड़ा गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही शहरों का आता है और इसकी जो संख्या है बहुत ज्यादा हो चुकी है। 10 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा का ये जो पहाड़ है कूड़े का, ये बन चुका है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो आपको नजर भी आएगा कि ये जो पूरा जो पहाड़ है ये एक तरह से कूड़े का पहाड़ है और अब इसको हटाने का जो काम है वो शुरू किया गया है नगर निगम की तरफ से। लेकिन ये जो पहाड़ बना है कूड़े का, ये एक दिन में नहीं बना, बल्कि पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। और जिस कंपनी को ये काम दिया गया था फरीदाबाद और गुरुग्राम से कूड़ा उठाने का, उसको ये निर्देश भी दिए गए थे उस वक्त कि वो इसका निस्तारण सही से करेगी। साथ में ये भी अनुबंध किया गया था कि इससे बिजली बनाई जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ कूड़े का डंप जरूर यहाँ पर बनाया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए की वसूली भी कंपनी की तरफ से की गई। लेकिन जो नियम शर्तें हरियाणा सरकार ने जब ये साइट दी थी उनको तब दिए थे, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अब जो है नगर निगम ने 2 कंपनियों के साथ अनुबंध किया है और जुलाई 2025 तक इसका निस्तारण करने की जो दावा है वो किया गया है। लेकिन अभी तक ये इसकी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति अभी भी नहीं है। अभी भी 2200 मैट्रिक टन जो है वो यहाँ पर जो कूड़ा है, टन का कूड़ा है, जो 2200 टन कूड़ा डेली यहाँ पर आता है, जिसमें 1200 टन गुरुग्राम का है और 1000 टन जो है फरीदाबाद का है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार जो कूड़ा है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन इसका निस्तारण जो है वो सही से नहीं हुआ है। और यही वजह है कि गुरुग्राम का जो बंधवाड़ी के आसपास का इलाका है वहां पर न सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ा है, बल्कि ये जो पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और इसको लेकर के भी कई बार जो पर्यावरणविद है वो कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि इस कूड़े को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, ताकि अरावली खराब ना हो और आसपास के जो गांव हैं उनका पीने का पानी कम से कम खराब ना हो। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पे कूड़े का डंप है, इसको हटवाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। ये जो काम 2 निजी कंपनियों को सौंपा गया है। जुलाई 2025 तक कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का टारगेट दिया गया है। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। ग्लोबल टैरिफ वॉर से शेयर बाजार में हाहाकार मची हुई है। भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 3000 अंक लुढ़क गया। निफ्टी भी 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में आज यानी कि सोमवार 7 अप्रैल को बड़ी गिरावट हुई। सेंसेक्स करीब 3000 अंक गिरकर करीब 72,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के अभी तक सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस करीब 10% टूटे हैं।
टेक महिंद्रा, HCL और L&T में भी 8% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी में भी करीब 5% की गिरावट के साथ खुला है और इस वक्त वो करीब 4% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। और अब बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। हिसार के साथ साथ यमुनानगर में उनके कार्यक्रमों को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम नायब सिंह सैनी रविवार को यमुनानगर के कैल गांव पहुंचे। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पीएम हरियाणा वासियों को 2 बड़ी सौगातें देंगे। यमुनानगर में पीएम दीन बंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे, जिसकी क्षमता 800 मेगावाट है। इसके साथ ही पीएम हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। जिस स्थल के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उसकी स्थितियों का जायजा अभी लिया है, देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा। बिजली दर में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने हमला किया है। रणदीप सुरजेवाला ने इसको 5000 करोड़ की डकैती बताया। हरियाणा वासियों की जेब पर 5000 करोड़ की डकैती की गई है। इस बात का जिक्र एमपी की तरफ से किया गया। नायब सैनी सरकार में जेब से पैसा गायब है तो 3 महीने में 67 पैसा प्रति यूनिट का रेट बढ़ा है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने रविवार को कैथल के जवाहर पार्क में धरना दिया। विरोध प्रदर्शन में कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला भी शामिल थे। जवाहर पार्क में जनसभा को संबोधित करने के बाद नेताओं ने पिहोवा चौक तक पैदल मार्च निकाला और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हर व्यक्ति के ऊपर जिस प्रकार से बेतहाशा बिजली की दरें बढ़ाई हैं, ये 5000 करोड़ सालाना का बोझ है। इससे पहले भी 16 जनवरी को 2025 को 67 पैसे प्रति यूनिट FSA फ्यूल सरचार्ज के नाम से बढ़ाए थे। वो रिकवरी ही 1200 करोड़ है। तो 1200 करोड़ के करीब से 1200 करोड़ से 1500 करोड़ की रिकवरी वो और 5000 करोड़ की रिकवरी ये। और इसके बारे में तो ये कहते हैं कुछ साथी 6000 करोड़ भी हो सकती है। तो 7 से 8000 करोड़ रुपया इस साल बिजली की दरों की ये सरकार वसूलेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचकुला के। पिंजौर में गैस कटर से एटीएम काटकर कैश की चोरी की गई। चोरों की तरफ से चोरी के पहले एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल इन चोरों ने छिड़का। स्विफ्ट गाड़ी पर सवार होकर ये चोर आए थे। इलाके की सीसीटीवी को खंगाल रही है पुलिस। इलाके के लोगों से पूछ पड़ताल भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। पिंजौर के ईश्वर नगर का पूरा मामला है। पिंजौर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने शराब के कई ठेकों को अपना निशाना बनाया था। अब उन्होंने एटीएम को टारगेट करके पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। उसके ऊपर उन्होंने छिड़काव कर दिया, कोई ना कोई केमिकल गिर दिया जिससे वो बंद हो गई है कैमरे। कोई और जानकारी मिली हो सीसीटीवी कैमरों से?
अभी तक अभी चेक कर रहे हैं। अभी चेक जो यहाँ बता रहे हैं लोग 2-3 दिन से लाइट नहीं थी, अंधेरा होने के कारण सीसीटीवी कैमरे पूरी सफाई साफ से नजर नहीं आ रही। जो है 1-2 कैमरे हैं, अभी हम उनको चेक करते हैं। पंचकुला के मंडलाए गांव में शादी की खुशियां गम में बदल गई। 3 साल के बच्चे की पानी की हौदी में डूबने से मौत हो गई। खेलते समय पानी की हौदी में दीपांशु गिर गया। मां पानी लेने हौदी पर गई हुई थी तो दीपांशु को देखा। पानी में गिरकर दीपांशु की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दीपांशु अपनी मां के साथ घर पर था और उसके पिता अजय कुमार एक शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। घटना के समय दीपांशु अकेला खेल रहा था। खेलते खेलते वह घर के आंगन में बनी पशुओं को नहलाने वाली हौदी में गिर गया। हौदी में पानी की गहराई कम थी, लेकिन वह दीपांशु के लिए खतरनाक साबित हुई और वह उसमें डूब गया। जब बच्चे की मां पानी की हौदी से पानी लेने आई तो उसने देखा कि दीपांशु हौदी में गिरा हुआ था, जिसके बाद मां ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब बात पेहोवा की। पेहोवा के नारा पेट्रोल पंप पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम चोरों की तरफ से दिया गया। पिस्तौल की नोक पर सेल्समैन से लूटपाट की गई। 10,610 रुपए लूटकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 लुटेरे आए थे। बता दें कि बाइक में पेट्रोल डलवाने के बहाने इनकी तरफ से लूट की गई। उन्होंने बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवाया और उसके पैसे भी दिए। इसके बाद 2 युवक पिछली ऑफिस में घुस गए। उसमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी। हथियार दिखाकर उन्होंने सेल्समैन प्रदीप से रात की बिक्री की सारी नकदी जबरन छीन ली। जाते जाते आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। प्राप्त हुई थी कि नायरा पेट्रोल पंप पर 3 नौजवान लड़कों ने पिस्तौल की नोक पर डकैती की है और 10,610 रुपये सेलमैन से छीन लिए हैं। तो कोई फर्दर कार्रवाई सर इसमें भी? इसमें शिकायतकर्ता पवन पपनावा के बयान पर FIR लॉन्च कर दी गई है और मुकदमा की तफ्तीश जारी है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह खंगाले जा रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी पुलिस खंगाले जा रहे हैं और एक चेहरा भी थोड़ा सा आया है। जल्दी से मुकदमे को। करनाल में चोरों के हौसले बेहद ही बुलंद है। कार सवार चोरों ने सेक्टर 13 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वो कपड़ों के गोदाम और वर्कशॉप में घुस गए और करीब 3 लाख रुपए के कैश में सेंध लगा दी। कार सवार चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और SFL की टीम ने मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। हमारी सारी प्रोटेक्शन को ख़त्म कर दिया है और अंदर जाते ही उन्होंने गले को शीशे भी अंदर सारे तोड़े हैं। जितना भी कैश था 3 लाख से ऊपर का कैश है वो सारा कैश ले गए हैं और काफ़ी नुकसान कर गए हैं। आपके सामने सारी फुटेज है, सारे कैमरे लगे हुए हैं। देखो कितने पक्के लॉक लगा रखे हैं। वर्कशॉप और गोदाम है आपका? हाँ जी, हाँ जी, गोदाम है कपड़ों का और यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ काफ़ी नुकसान कर गए। 30, 35, 40 मिनट कैमरे के हिसाब से जो हम देख रहे हैं वो यहाँ रहे हैं। उन्होंने पूरे ये लॉक लूक तोड़ के हमारा कैश निकाला है और चले बाद फिंगरप्रिंट जैसी सूरतों की कार्रवाई हमने नहीं। कपड़े का गोदाम है बता रहे हैं? हाँ जी, गोदाम है जी। तो चोर कितने बजे आए हैं सीसीटीवी में दिखाओ? सर अभी तक देखे नहीं। तो कार्रवाई करेंगे पूरी? बिल्कुल करेंगे। और अब बात करेंगे महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कांटी गांव के एक किसान का एक दिन का बिजली बिल करीब 78 लाख रुपए आ गया। गलती बिजली विभाग की है, लेकिन किसान दफ्तरों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। 78,21,363 रुपए ये बिजली का बिल है, जिसने बिजली होते हुए भी किसान की आंखों के आगे अंधेरा ला दिया। मामला है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के पिंड कांटी का, जहां किसान सुरेश कुमार ने बिजली बिल 1717 रुपए कुछ दिन पहले ही जमा करवाया था, लेकिन बिजली विभाग के मीटर रीडर की लापरवाही की वजह से मीटर की यूनिट 9,99,000 हो गए। किसान के हाथ फिर से करीब 78 लाख रुपए का बिजली का बिल पकड़ा दिया गया। लड़के ने भेजा था मेरे पास। ये बिल कितने का आया है? ये 78,21,363 रुपए। कितने दिन का बिल है ये? ये एक दिन का। एक दिन का बिल? एक दिन में आपने ऐसा क्या चला दिया कि 78 लाख का बिल आ गया? नहीं, हम तो वही अपना भला पर सादा प्रोग्राम। तो आप
इस बिल के बारे में विभाग से क्या चाहते हो? ये जो बिल आया ये दुरुस्त करा जाए मेरा। वहीं मामला जब बिजली विभाग के जेई के पास पहुंचा तो उन्होंने विभाग की गलती को मानते हुए बिजली बिल को जल्दी ही ठीक करने का भरोसा दिया। ओल्ड है वो ज्यादा शो करती, ओल्ड तो थी पहले लेकिन न्यू उससे ज्यादा होनी थी। न्यू रीडिंग जो है वो उन्होंने न्यू रीडिंग कम उठा ली, तो उससे क्या है सिस्टम ऑटोमेटिक लाखों में रीडिंग, लाखों यूनिट का बिल बढ़ जाता है। उसकी साइट वेरिफिकेशन रिपोर्ट करके आज भेज दिया हमने लाइनमैन को, और साइट वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर एक्चुअल रीडिंग के आधार पर नया बिल उनका दुरुस्त बिल कर दिया जाएगा और वो बिल ठीक हो जाएगा। बता दें कि किसान के परिवार ने कुछ दिन पहले 2 किलोवाट के मीटर को 3 किलोवाट तक करवाया था और विभाग ने नया मीटर 26 मार्च को ही लगाया। फिलहाल हैरान कर देने वाले मामले के समाधान की उम्मीद है, पर यह भी सच है कि लापरवाही ने विभाग और किसान के परिवार को जरूर उलझन में डाल दिया है। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।